हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड थ्योरी की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस कर लिए हैं इसके ऊपर। एक हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था जिसको आप लोगों ने देखा और आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। दूसरा वीडियो मेरा आया था सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एज अप्लाइड टू वेल्डिंग, यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के बारे में, जो कि आप लोग को वाइडली यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? वेल्डिंग के दौरान यूज़ होता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट होते हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, छोटा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म जानेंगे। तो विद्युत क्या होती है? विद्युत एक तरह की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती, एक इनविजिबल एनर्जी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये क्षमता होती है इसके अंदर कुछ काम करने के लिए। कैसे काम करने के लिए? जैसे हमारा पहला है बर्निंग लैंप। ठीक है, बर्निंग लैंप आप लोग तो देखते होंगे, आसपास आप लोग देखते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना महत्व है आपका बल्ब जलाने में, फ़ैन चलाने में, मोटर चलाने में, मशीन चलाने में, और इससे हीट भी जनरेट होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल वेल्डिंग में करते हैं। अब जब हम वेल्डिंग में जाते हैं तो वेल्डिंग में हम देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मदद करती है। तो जब हम किसी भी वेल्ड शॉप में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे लाइट्स लगी होती हैं जो हमें, ठीक है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जो मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। फ्यूम एक्सट्रैक्टर जो होते हैं वो चलते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह की इनविजिबल एनर्जी है जिसके अंदर क्षमता होती है कुछ काम करने की। कैसे काम करने के लिए? बर्निंग लैंप, फ़ैन चलाने में, मशीन को चलाने में, और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब इसी में आगे एक टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? धारा। वैद्युत धारा होगा, यहाँ पे हम सिर्फ धारा लिख रहे हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। तो वैद्युत धारा क्या होती है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग कैसे करते हैं? इसको एम्पियर मीटर से मेज़र करते हैं। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। वैद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इसको मेज़र करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम लोग एम्पियर मीटर या एमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, एमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसी को हम लोग करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड इन एम्पियर। और ये किस में मेजरमेंट किया जाता है? एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। तो बस इतना बेसिक सा हमें जानना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट के अंदर नहीं जाना है, उसके बारे में नहीं जानना। बस बेसिक से हमें 2-3 इसमें पॉइंट सीखने थे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, दूसरा इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट एम्पियर होती है, और इसको मेज़र करने के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं? एम्पियर मीटर या एमीटर उसको बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भी इसको वोल्टेज ही बोलते हैं या विभव बोलते हैं। ठीक है, विभव। इसका इस्तेमाल इसका क्या उपयोग होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनको पीछे से ये धक्का देता है ताकि ये तेज़ी से फ्लो करके
फ्लो कर पाएँ, ठीक है। ऐसा प्रेशर, ऐसा दाब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए यूज़फुल हो, यानी उनको मदद करता हो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, बस इसमें बेसिक यही जानना है, यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ओके। और इसको मेजरिंग टूल कौन सा होता है मेज़र करने के लिए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग इसको मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर को, वोल्टेज को, और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में क्या होता है, ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनको फ्लो होने से रोकता है। वैद्युत प्रेशर क्या कर रहा था, मदद कर रहा था, पर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उनको रोक रहा है। तो यानी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकती हो, उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें देखना था। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यानी हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, और उसमें जो रेजिस्टेंस है क्या किस तरह प्रभावित करता है, तो मान लीजिए नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो कंडक्टर है हमारा, चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति, ठीक है। कोई भी अगर हम कंडक्टर लेते हैं और उसमें रेजिस्टेंस की क्या मात्रा होगी, ये उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। तरह तरह के हमारे कंडक्टर होते हैं, सुचालक जो होते हैं कंडक्टर, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, स्टील होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रेजिस्टेंस इनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये नेचर पर डिपेंड करते हैं कंडक्टर के कि उसको रेजिस्टेंस को कैसे करेगा। दूसरा होता है, एक हमारा क्या है, लेंथ ऑफ वायर। अगर हम कोई वायर यूज़ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, कोई वायर यूज़ कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। यानी अगर लेंथ वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर वायर की लंबाई घटेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ वायर जो होती है उसका रेजिस्टेंस से क्या संबंध होता है, तो सिंपल है, लेंथ ऑफ वायर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ ऑफ वायर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। फिर से हमारा क्या, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, लंबाई, ठीक है। तो इसको हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में लोगों को कमेंट देखा हिंदी में पढ़ाई है, तो सब हिंदी है। क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्या है ये सब तो आपको सीखना चाहिए, क्रॉस सेक्शन है वगैरह, ठीक है। तो अब देखिए क्रॉस सेक्शन अगर उसका थिन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ठीक है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्रॉस सेक्शन थिन है यानी पतला, उसका डाया, वायर का डाया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर वायर का क्रॉस सेक्शन या उसका डाया जो है वो ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डाया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और डाया अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा। फिर होता है टेम्परेचर कैसे संबंधित है, तो टेम्परेचर हमारा संबंधित है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको ताप बोलते हैं, और आर यहाँ पे क्या है, हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं उनके लिए प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गलत लिख गया है, ठीक है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट इसमें से सीखे। कौन सा, नेचर ऑफ कंडक्टर, ये भी डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ वायर भी डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ अगर
मतलब जो हमारा वायर है, जो हमारा तार है, उसकी लंबाई अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्रॉस सेक्शन है, अगर डाया कम है रेजिस्टेंस अधिक होगा, डाया अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ताप में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और ताप घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। चलिए नेक्स्ट टॉप पॉइंट क्या है, कंडक्टर। अब हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं कंडक्टर, तो कंडक्टर होता क्या है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। तो ऐसे मेटल, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे वस्तुएं जो इलेक्ट्रिक को यानी विद्युत को अपने अंदर से आराम से पास होने देती हैं, उनको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम और स्टील। तो जो हमारा गुड जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो कौन सा है, हमारा सिल्वर। सिल्वर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं, ऐसे वस्तुएं जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से पास होने देते हैं, उन्हें हम लोग चालक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने क्या बताया, कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील। और सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा सुचालक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट हमारा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, हमारा जो चालक होता है इसको हम लोग कुचालक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती उसको इंसुलेटर कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास है, ठीक है, माइका है, ओके, रबर हो गया, और आप अपने आसपास बहुत सारा देखते हैं। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक जो हमारे वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को चढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी रबर को भी चढ़ा देते हैं ताकि वो हमें करंट ना मार पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी करंट इसको बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। तो एसी करंट क्या होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा वेल्डिंग में यूज़ करते हैं एसी डीसी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को बार बार आता है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा पहले से जानते रहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो जो एसी करंट होती है वो समय के साथ अपनी डायरेक्शन और अपने परिमाण यानी दिशा और परिमाण को बदलती है। तो ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ऐसी करंट जो समय के साथ दिशा और परिमाण को बदलती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इसी में एक पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, ठीक है, आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं इसको। तो रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जो हमारी इलेक्ट्रिक है, जो हमारी एसी करंट है, वो समय के साथ जो चेंज कर रही है, रेट में चेंज कर रही है, पर यूनिट टाइम में जो चेंज कर रही है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यही दो पॉइंट है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसी करंट जो समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलती है उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेट कि एक समय में जो हमारी साइकिल चेंज होती है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, दिष्ट धारा हिंदी में बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जो एक ही दिशा में फ्लो होती है, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट जो एक ही दिशा में फ्लो होती है उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, जैसे निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग यहाँ पे पोलैरिटी पढ़ रहे होते हैं तो डीसी में जब पोलैरिटी यूज़ पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो धारा बहती है तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में बहती है, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, इसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा उसके वोल्टेज के
क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी वोल्टेज के समानुपाती होती है धारा। ठीक है, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। किसी भी बंद परिपथ में कोई भी क्लोज सर्किट है, ठीक है, उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, आप देखिए इसमें क्या हो, टेम्परेचर जो हमारा है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जो हमारी धारा होती है या जो हमारा वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो V हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, IR। ठीक है, ये हमारा ओम्स का लॉ, यही फार्मूला है और इसका हम इस्तेमाल करके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी जो हमारे पूछे जाते हैं कभी कभी उनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा ओम्स लॉ था, आप लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे V क्या है, हमारा वोल्टेज है, I हमारा धारा है और R हमारा क्या है, रजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी धातुओं को जोड़ने की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम कोई भी जॉब बनाते हैं, कोई भी मशीन बनाते हैं या कोई भी उत्पाद एक तरह से बनाते हैं, तो हमें कई बार दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो उन वस्तुओं को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसे हम मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है इसके दो मेथड होते हैं, भाई। पहला हमारा कौन सा मेथड है, मैकेनिकल मेथड, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, थर्मल मेथड, जहाँ पर हम हीट देते हैं। ठीक है, थर्मल मेथड। अब देखिए जो हमारा मैकेनिकल मेथड होता है इसमें एक होता है सीमिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, और एक हमारा होता है बोल्टिंग, और एक हमारा क्या होता है, रिवेटिंग। ठीक है, ये हमारे मेथड होते हैं दो वस्तुओं को आपस में जोड़ने के लिए मैकेनिकल मेथड से। ठीक है, क्या, सीमिंग जो कि सीट्स को जोड़ने का इस्तेमाल आता है, बोल्टिंग क्या होता है, नट बोल्ट के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, रिवेटिंग के थ्रू हम लोग जोड़ते हैं दो पार्ट्स को आपस में। ठीक है, और थर्मल मेथड में क्या आता है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग। थर्मल मेथड में हमारा क्या आ जाएगा, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे चलकर काफ़ी डीप में पढ़ेंगे कि सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बारे में हम काफ़ी डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा है कि मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस कितने तरह के होते हैं भाई, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल मेथड, थर्मल मेथड होता है। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, सीमिंग, बोल्टिंग, रिवेटिंग, ये सब क्या है, मैकेनिकल मेथड है दो जॉब को जोड़ने के लिए। थर्मल मेथड क्या होता है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। अब हमारे पास आता है वेल्डिंग प्रोसेस, यानी वेल्डिंग की प्रक्रिया। ठीक है, वेल्डिंग को हिंदी में भी वेल्डिंग कहते हैं और इंग्लिश में भी वेल्डिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारा क्या है, पहला हमारा क्या, गैस, एक हमारा है गैस वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है, जो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें पहला हमारा क्या है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। अब इसके अंतर्गत कौन सा आता है, ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग। अब देखिए मैंने ऑक्सी फ्यूल क्यों लिखा, इस फ्यूल के जगह पे अगर यहाँ पे हम लोग फ्यूल में एसिटिलीन यूज़ करें यानी C2H2 यूज़ करें तो ये ऑक्सी एसिटिलीन हो जाती है। अगर हम H2 यूज़ करें यानी हाइड्रोजन यूज़ करें तो ऑक्सी हाइड्रोजन हो जाती है। अगर हम कोल गैस यूज़ करें तो ये ऑक्सी कोल गैस हो जाती है। अगर हम LPG यूज़ करें तो ऑक्सी LPG हो जाती है। अगर हम लोग वहाँ पर एसिटिलीन के साथ एयर को यूज़ करें, ऑक्सी ना यूज़ करके एसिटिलीन के साथ एयर को यूज़ करें तो एयर एसिटिलीन हो जाती है। तो सिंपल हमारा क्या होता है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग, ऑक्सी LPG गैस वेल्डिंग एंड एयर एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इसके थ्रू आती है। ठीक है, ये वेल्डिंग प्रोसेस पहला था। दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, पहला
ए बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक आर्क हो जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है। बी हमारा क्या हो जाता है इसमें, EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है, EBW। सी हमारा इसमें क्या हो जाता है, लेज़र बीम हो जाता है, वेल्डिंग, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। एंड ई हमारा क्या हो जाता है, इंडक्शन वेल्डिंग, ठीक है। इनके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी हम धीरे धीरे टॉपिक को आगे कर रहे हैं। अभी हमारा तीसरा क्लास ही है और बहुत कुछ हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। तो पहला हमारा प्रोसेस क्या था, गैस वेल्डिंग प्रोसेस, उसमें आपने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें कितने तरीके की आती हैं, ये 5 तरीके की आती हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, EBW, लेज़र बीम, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड इंडक्शन। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक आर्क होती है ये फर्दर क्लासीफाइड होती है कैसे, मैनुअल आर्क वेल्ड, मैनुअल मेटल, टिग, मिग, कार्बन आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लक्स कोड, समझ आर्क, ऐसे कैसे ये डिस्क्राइब होती है। ऐसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट, सीम, ठीक है, बट, फ्लैश बट और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो ये सारा आप लोगों ने सीख लिया है इसमें, ठीक है। शुरू से हमने इसमें बता दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस तरह संबंध रखता है सब्सटेंस के साथ में, वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया, जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया, मेटल के जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप OCP बडी इन योर स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप डायरेक्ट हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होने से तुरंत वहाँ पर बताया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, OCP एडुकेशन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे ID है, वहाँ पे आप उसको फॉलो करिए। वहाँ पर डेली क्विज के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलकर, कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको तुरंत जवाब दूँगा। और इम्पॉर्टेंट कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकले, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 2 मास्क ज़रूर लगाएं, सुरक्षित रहें, और इस महामारी में हम लोग को मिलकर एक साथ लड़ना। और पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आप लोग सफल होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।